तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को फिजिक्स की बैकबोन कहा जाता है। मतलब ये माना जाता है कि अगर आपको लॉज ऑफ मोशन आ जाता है तो आप फिजिक्स में आगे किसी भी चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सब सिचुएशन है इसमें। और आप बुक्स देखोगे डिफरेंट टाइप की तो बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी भरी पड़ी है। तो और इतना हालात ये हो गए कि मतलब बी टेक सी टेक जहाँ तक की किताब है उन सब के क्वेश्चन हमारी किताबों में इम्पोज कर दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, उन्हें हैंडल कैसे किया जाए। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। अगर मेरी मर्जी चले तो मैं इस चैप्टर का नाम रखूं कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्यों रखें? देखो आप अब तक 1D पढ़ के आए, मोशन इन प्लेन पढ़ के आए, बहुत सारे केस पढ़े, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब। हम ऑब्जेक्ट चल रहा है, कहाँ पहुँचेगा, कितनी देर में पहुँचेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगा, ये सब बातें करते रहे। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि यार सर ये चल क्यों रहा है और सर ये रुकेगा क्यों। ठीक है, तो रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, फोर्स अगर लग रहा है तो उसका कॉज क्या है। तो इस चैप्टर में हम कॉज को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन यानी कॉज ऑफ मोशन। अब देखो शुरुआत यहाँ करते हैं बच्चों छोटी छोटी क्वांटिटी से। जैसे एक वर्ड है मास। ठीक है, व्हाट इज मास? तो जैसे हम 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं क्वांटिटी, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को बोलते हैं। इनर्शिया होता क्या है बच्चों? अच्छा, जनरली हम इसकी डेफिनेशन एक और बोलते हैं कि मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब से एसआई सिस्टम फॉर्म हुआ है तो मास को अमाउंट ऑफ मैटर कहना गलत हो जाता है। जैसे आप देखो खुद उसमें 7 क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ मैटर लिखा हुआ है, उसकी यूनिट मोल होती है, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि मास को अमाउंट ऑफ मैटर कहना सही नहीं है, और अब ऐसे होता भी नहीं है। जो नया क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मास इनर्शिया को मेंशन करता है। आप एक बात सोचो, इनर्शिया बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे कोई बॉडी अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करे, यही पढ़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अब इनर्शिया इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो गई तो उसे मेजर हो जाना चाहिए ना, उसे फिजिकल क्वांटिटी की तरह सोचना चाहिए हमें। तो अब फिजिक्स ने जो है बताया कि अब मास सिंबलाइज करेगा इनर्शिया को। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। वो कैसे? देखो आपको एक छोटा पत्थर उठाना है, एक बड़ा पत्थर उठाना है, कौन से में ज़्यादा एफर्ट लगेंगे? बड़े पत्थर में। क्यों? आप कहोगे सर उसका मास ज़्यादा है। तो अपोज करने की टेंडेंसी क्या है? इनर्शिया। तो इनर्शिया ज़्यादा है। अगर आपको सर बड़ा पत्थर है तो बड़ा का मतलब तो अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है उसमें, तो वो क्वांटिटी तो अलग हो गई जिसे हम मोल से मेजर कर रहे हैं। वो ज़्यादा अपोज कर रहा है फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो इसका मतलब ज़्यादा अपोज कर रहा है तो इनर्शिया ज़्यादा शो कर रहा है, इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? केजी। ठीक है बच्चों, तो आज से मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया को हम बचपन से पढ़ते हैं 8th क्लास से 9th 10th से, कि इनर्शिया 3 तरीके की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे। तो मास की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब दूसरी क्वांटिटी बनती है फोर्स। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा फैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता। पोजीशन को चेंज करने का मतलब, जैसे मेरे हाथ में चौक रखा है, अगर मैं इसे फोर्स लगाऊं तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। ठीक है, ये जो अप्लाई हो रहा है, ये पुश या पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब है, जैसे बुक है मेरे पास, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस तरीके से, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करी मैंने, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल which tries to change the position or configuration of object।
ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन। और कुछ और भी यूनिट है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक यूनिट ये है। एक और है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। ओ ये गलत है, 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स एक यूनिट है। और एक और यूनिट है CGS यूनिट इसकी, CGS वो है डाइन, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कुछ यूनिट्स हैं। अब फोर्स कितने टाइप का होता है बच्चों, तो हम बचपन से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन सिखा रखे हैं, बता रखे हैं। तो फोर्स अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ बेसिक फोर्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर फोर्स के टाइप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एटॉमिक फोर्स, एटम के बीच में लगने वाला, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एटॉमिक फोर्स उन्हीं सब से मिलके बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक फोर्स हैं। और भी फोर्स होंगे, टेंशन होगी, स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो उनको वक्त टाइम टू टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स है, मतलब ये फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रोक देगा, रुक रहा है तो चलेगा, ठीक है। इसके पीछे के लॉज अभी देखेंगे हम। अब यहाँ एक और वर्ड आता है बच्चों जिससे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये क्या होता है बच्चों, देखो लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे आपने पढ़ा कि यार फोर्स लगा के हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। आपने बॉल को दीवार पे पटक दिया, दीवार से वो एकदम अचानक वापस हो गई, तो ये कोई फोर्स लगा जिससे उसका मोमेंटम, मतलब जिससे उसके मोशन पे असर पड़ा, यानी कि फोर्स मोशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके इफेक्ट को कैसे मेज़र करें, तो हमें एक वर्ड मिला मास और वेलोसिटी का। जैसे अगर हम ऐसे बोल दूं, मैं जैसे बेसिक डेफिनेशन लिखी कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सुना भी होगा आपने बेसिक क्लास में, इनमें फाउंडेशन क्लास में, लेकिन बात बनती नहीं है। आपको थोड़ा सोचना है। जैसे मैं कहूँ मैं आपके सामने बहुत सारी राइफल की बुलेट ला के रखूँ, ठीक है, आपने बुलेट देखी थोड़ी देर, आप सोचोगे हाँ यार ये राइफल की बुलेट है और चलती हैं तो मतलब नुकसान होता है किसी का। अब हम क्या करें, उनको रख दें, आप थोड़ी देर उसे देखोगे भूल जाओगे, लेकिन कोई हमें आके बताए बाहर ना राइफल की गोलियां चल रही हैं, मतलब गोलियां चल रही हैं, ये बोल दे बस, तो हम डर जाएंगे, भागेंगे, इधर उधर छुपेंगे। सोचो वही बुलेट क्लास में है यहाँ, है ना, और वही बुलेट बाहर है, इनसे नहीं डर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। तो यानी कि उन बुलेट के पास मोशन आ गया। जब जब किसी मास के पास मोशन आ जाता है तब तब वो हार्मफुल हो जाता है, किसी दूसरे फोर्स पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मोशन कंटेन इनसाइड अ मास, मोशन कंटेन इनसाइड अ मास। देखो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, मास के अंदर मोशन आ जाए तो उसे दो तरीके से समझ सकते हो, स्केलर से और वेक्टर से। स्केलर से समझना हो तो उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना होता है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी तो बाद में समझेंगे, आज हम इसे वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। देखो जैसे ये मास है, ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी v है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम, लीनियर वर्ड कहाँ से आया, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलना, ठीक है, तो लीनियर वर्ड आ रहा है। अभी एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जैसे घूम रहा हो एक ही जगह पे, तो ये एंगुलर मोमेंटम हुआ। अभी हम लीनियर के लिए पढ़ेंगे, तो लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है, क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इन दोनों पे डिपेंड करती है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। जैसे अगर एक बुलेट है, मतलब कभी तो मास डोमिनेट कर सकता है, कभी वेलोसिटी, और कभी दोनों ही। जैसे आपकी तरफ एक गोली आ रही है और एक पत्थर आ रहा है बड़ा सा, पहले किससे बचोगे, गोली से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल ऐसी एक साइकिल आ रही है, तेज आ रही है, ट्रक स्लो आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश किससे पहले बचने की कोशिश करोगे, ट्रक से।
स्पीड तो कम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एक ट्रेन आ रही है बहुत तेज, तो वहाँ दोनों ही ज़्यादा है, मास भी और वेलोसिटी भी। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मोमेंटम। अगर आप कभी चेंज इन मोमेंटम पता करें, चेंज इन मोमेंटम, तो देखो अब हम वेक्टर बहुत पढ़ के आए पिछले चैप्टर्स में। अब आपका वेक्टर का भी टेस्ट है कि आप कितना वेक्टर सीख सकते हो। तो देखो मास, ये वेलोसिटी किसी टाइम, और किसी वजह से इसकी वेलोसिटी बदल के v फाइनल हो गई, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, अब आपको बार बार जब क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको उलझाएगा पेपर बनाने वाला, आपको बोलेगा कि मोमेंटम होता है, मतलब आपको स्पीड बोल बोल के कंफ्यूज करेगा कि स्पीड ये हो गई वो हो गई। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंटम स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन बहुत मायने रखेगी। अब देखो मैं पहले तुम्हें इसके चेंज इन मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ ताकि आगे चैप्टर में मदद मिलेगी, ठीक है। तब तक धीरे धीरे मैं मोमेंटम भी समझ में आएगा, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, लॉ शुरू करने से पहले मतलब आप थोड़ा बेसिक समझो मोमेंटम वगैरह का, ठीक है। इससे थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे ये दीवार है, ठीक, ये मास m है, ये स्पीड से आ रहा है u से और इससे टकराने जा रहा है दीवार से, ठीक है। तो ये टकरा के सेम स्पीड से वापस हो गया। आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सारे क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम के करेंगे। तो जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन फिर सोचो, मैंने क्या बोला था अभी कि मोमेंटम में चेंज, वेलोसिटी सोचो, स्पीड नहीं। क्या वेलोसिटी अभी भी वही है भाई? पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अब नेगेटिव में, तो वेलोसिटी तो बदल गई। तो देखो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं अलग अलग, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? यू, आई कैप। फाइनल वेलोसिटी यू, लेकिन उल्टा आ रहा है। सो जो डायरेक्शन देखो, वेक्टर बनाओ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यू माइनस आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप, ऐसे। ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। माइनस टू एम यू आई कैप। कोई डाउट? अब देखो, देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है, एंगल थीटा पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मास है, स्पीड यू, ठीक है। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वेलोसिटी लिखना सीखो। तो जैसे मैंने भी बताया था, ये आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप। अगर आपको वेक्टर वगैरह नहीं आते तो दोबारा वेक्टर की वीडियो देखो, वीडियो वेक्टर पढ़ो, जैसे भी, ठीक है। अब ये थीटा है, ये थीटा, ये एंगल थीटा। तो यू का इधर कंपोनेंट कितना होगा? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? भाई इसको वेक्टर को रिजॉल्व करो। अब देखो इस इनिशियल वेलोसिटी को कैसे बनाओगे? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों
यू कॉस थीटा आई कैप, और ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी यू साइन थीटा जे कैप, है ना। ये दो कंपोनेंट हुए। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो हमें फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। क्या सीखा था कि थीटा के अलोंग इसका ये कंपोनेंट कितना होगा यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो वी वेक्टर कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा माइनस आई कैप यू साइन थीटा जे कैप। क्लियर है बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बोलो, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है। मास फाइनल वेलोसिटी यू कॉस थीटा माइनस आई कैप यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ऐसे लिख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये कट गया, कितना आ गया ये माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ हुई है भाई, फाइनल यू कॉस थीटा इनिशियल, ये ठीक है बच्चों, मैंने इसको दोबारा लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2m यू कॉस थीटा आई कैप डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम है। इसको याद रखना है, अभी थोड़ी देर बाद मैं इम्पल्स के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया ये। अब देखो इसके बाद यही क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके दिमाग में बैठा ना हो, इसी क्वेश्चन को रिपीट मारो, ठीक है। डिजाइन बदल देते हैं क्वेश्चन का, ये नॉर्मल है और एक बॉल ऐसे आई, ठीक है। और इसे करके देखो, वीडियो पॉज करके देखो खुद। इसमें मास एम है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। देखो जो वेक्टर आपने वेलोसिटी 2 डायमेंशन में प्लेन में पढ़ी, अब आपको हेल्प मिलेगी उन सब चीज़ों से। देखो बच्चों, अगर आपने कर लिया हो तो मैं सॉल्व करता हूँ। ये एंगल थीटा, तो यू का इधर कंपोनेंट है, ऐसे सोचो, ये यू है, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा यू कॉस थीटा, ये आएगा यू साइन थीटा, ठीक है। इधर कंपोनेंट कितना आएगा यू कॉस थीटा, इधर कितना आएगा यू साइन थीटा, आएगा ना, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा यू। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, बताओ, इसका ये कंपोनेंट कितना है यू कॉस थीटा माइनस आई कैप यू साइन थीटा जे कैप। ओ ये गड़बड़ हुई, यू कॉस थीटा किधर होगा माइनस जे कैप, और यू साइन थीटा किधर होगा आई कैप, ठीक है। समझ रहे बच्चों, यू को ऐसे तोड़ा तो दो कंपोनेंट हुए ऐसे। अब फाइनल वेलोसिटी जब लिखोगे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बार बार ये जे कैप और ये आई कैप इधर है ना। सोचो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो मास फाइनल वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा जे कैप यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा माइनस जे कैप यू साइन थीटा आई कैप, ठीक है। ऐसे लिखा, इसको काट दो, 2m u cos थीटा टू एम यू कॉस थीटा जे कैप, समझ रहे हो, समझ में आया। नेक्स्ट,
अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये x और ये y, ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल पे, ऐसे, ये मास m है, स्पीड भी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। मान लो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट का नाम ए रख लिया, इसका बी रख लिया, तो बताओ ए से बी तक जाने में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये बताना है। तो चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, वी जे कैप, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, कौन सी डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, और बी पे जब ये है तो कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इंटू माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब सोचो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो मास फाइनल वेलोसिटी v इंटू माइनस आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी v इंटू जे कैप। तो डेल्टा p वेक्टर एम वी माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, कितना आएगा ये, एम वी रूट टू, चेंज इन मोमेंटम एम वी रूट टू आएगा। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे अब जैसे हमने ये क्लास में मोशन प्लेन में क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ पहुँचा तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ, अगर ये एंगल थीटा घुमा है तो, याद है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो थीटा के टर्म में आप याद भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि इस केस में बताओ चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने बताया था, याद करो, 2u साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो 2u साइन थीटा बाई 2, तो 2mu साइन थीटा बाई 2 आ गया। क्लियर है। तो ये से भी यहाँ तक इसको पॉइंट p मान लेते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने का पता कर रहा है तो इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम, इसका बहुत काम आने वाला है, ये इम्पल्स में काम आएगा। ये कंसेप्ट आपने समझा अभी, चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया, बस ज़्यादा कुछ तो नहीं किया ना। तो ये अब हमारे अगले पॉइंट में काम आएगा, ठीक है। देखो अब शुरुआत करते हैं न्यूटन के लॉ की, ठीक है। चैप्टर का नाम तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही है, लेकिन अब धीरे धीरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। और बच्चों हम इन्हें बेसिक क्लास से, फाउंडेशन क्लास से शुरू करते हैं पढ़ना, लेकिन बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं समझने में। तो आज हम बिल्कुल इसको तरीके से तसल्ली समझने जा रहे हैं। जैसे हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो बच्चों, सबसे पहले मतलब अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो यूरोप की बात करें, इंडिया में तो देखिए बहुत सारी क्लैरिटी थी इन लॉ को लेके, लेकिन जो हमारी किताबों में लिखा है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बांध के रखना है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बांध के रखना है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत है, ठीक है। और मतलब मोशन के लिए फोर्स जरूरी है। जैसे उन्होंने अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन लगाया कि एक बॉल जा रही है, लुढ़का दी वो धीरे धीरे रुक जाती है। अगर उसे चला के रखना है तो आप उसे किक करो या आगे की तरफ पुश करो, कुछ भी। तो ये बेसिक तरीका, मतलब इसमें बहुत साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी नहीं। तो ये एरिस्टोटल थ्योरी थी। उसके बाद बच्चों आए हमारे, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। कौन है? गैलीलियो। इन्होंने बताया दुनिया को कि ऐसा नहीं है, मतलब किसी मोशन को मेंटेन रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है।
मोशन को चेंज करना हो, वेलोसिटी को चेंज करना हो, पोजीशन को चेंज करना हो, तब फोर्स की जरूरत है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अगर मोशन ऑलरेडी है तो रहेगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप इस इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दो जहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है किसी भी प्लेनेट का, और वहाँ फेंक के छोड़ दो तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ रहे हो? अगर उसको रोकना है या एक्सेलरेट करना है, स्पीड अप करना है, तब फोर्स की जरूरत है। ये कैसे सोचा उन्होंने? देखो कैसे, छोटे छोटे एग्जाम्पल सोचते हैं। उन्होंने पहले क्या किया, बहुत स्मूथ सरफेस लिया एक, ठीक है, और उस पर एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया चला के, तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखा कि यार ये चलता जा रहा है स्मूथ सरफेस पे, तो रुक नहीं रहा ये। समझ में आया? फिर इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरफ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब रुक जाता है। इसका मतलब से रोकने के लिए जरूरत पड़ी एक फोर्स की। फिर इसका उल्टा, उधर से छोड़ दिया तो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। अगर फिर इन्होंने ऐसे बनाया इधर, तो ये ऐसे चलते चलते यहाँ रुक जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ जाके रुक गया है ना, रिटार्ड किया ना इसको, फोर्स अपोजिट लगाया, जो फोर्स वेट इधर आ रहा था वो इधर लगा दिया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने, मतलब बेसिक एग्जाम्पल सोचो, उन्होंने सारे ऑब्जर्वेशन देखे यार, देखा कि फोर्स हर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के चेंज होने का अपोज करता है, चाहे वो पोजीशन है चाहे वो मोशन है। ठीक है, और अपोज करता है, उस अपोज को तोड़ने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बात गैलीलियो ने बताई। ठीक है, इसको यहाँ इनर्शिया प्रॉपर्टी से समझाया गया कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक इनर्शिया होती है जिससे वो अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोज कर रहा है। ये बात धीरे धीरे यहाँ से, पहले इसके कंसेप्ट को गलत बताया गया, ठीक है, मतलब इसको ठीक किया गैलीलियो ने। अब न्यूटन ने इसके ऊपर बिल्कुल अपना एक फर्स्ट लॉ दे दिया। फर्स्ट लॉ में बताया गया, एन ऑब्जेक्ट will maintain its state of rest or motion until an external force applied on it। ठीक है, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। ये फर्स्ट लॉ है बच्चों। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया ही तो है भाई, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको रोकना है। अब चल रहा है, अगर बॉल चल रही तो इजीली रोक देते हो, ट्रक चल रहा है उसे रोकना हो तो ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो ज़्यादा मास है। तो ये इनर्शिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों ये जो लॉ है, ये लॉ इनर्शियल फ्रेम, याद करो मैंने मोशन प्लेन में आपको दो डेफिनेशन दी थी, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के लिए ही एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? नॉन इनर्शियल में क्यों नहीं? तो पहले तो एक बार देख लेते हैं कि ये फ्रेम क्या होती है। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, कुछ ने पढ़ा नहीं होगा शायद। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है? तो याद करो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कोई भी सराउंडिंग या सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन या मोशन एक्सप्लेन होता है। ठीक है, सराउंडिंग और अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ सिस्टम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल can be explained। समझा बच्चों? अब देखो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये दो टाइप की होती है भाई, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है? इनर्शियल फ्रेम है बच्चों ऐसी फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन कितना है, 0। और नॉन इनर्शियल होती है जिनका एक्सेलरेशन होता है। मतलब देखो, अगर आप बस में बैठे हैं, ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट होती है तब प्रॉब्लम होती है, आप पीछे जाते हैं। ब्रेक लगते हैं तो आप आगे आते हैं। तो यानी कि यहाँ, अच्छा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत तगड़ी स्पीड से चल रही हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हवाई जहाज है,
हवाई जहाज बहुत हैवी स्पीड पे चलता है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म चल रहा होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई हम ऐसे नहीं हिलते डुलते हैं। लेकिन वो लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे होता है, डिप करता है, तब दिक्कत होती है। तो यानी कि वो एक्सेलेरेट, अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बदले, एक्सेलेरेशन आ रहा है, उस केस में उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट का मोशन को समझने के लिए कुछ अप्रोच अलग पड़ जाती है। तो ऐसी जगह हम उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम सिस्टम को। तो अगर एक्सेलेरेशन जीरो है किसी फ्रेम का तो दैट इज इनर्शियल, और अगर किसी सिस्टम का एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है तो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? अब देखो दो तरीके की फ्रेम हुई, ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो देखो इसमें फर्स्ट लॉ वैलिड है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, इसमें वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। न्यूटन की फर्स्ट लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसी हुई बताओ? एक एक्सीलरेटेड बस है, वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है, आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो नॉन इनर्शियल है। लेकिन दो बस है, दोनों एक्सीलरेटेड है और सेम एक्सीलरेशन से चल रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों ही नॉन इनर्शियल है, लेकिन उस एक नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में दूसरी इनर्शियल रहती है, समझ रहे हो? क्योंकि उसकी तो रिलेटिवली वो रेस्ट में दिखाई देगी। जैसे हम अपने आप को माने, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड होते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो क्वेश्चन यहाँ आता है विद रेस्पेक्ट टू विच। बोला किसके रेस्पेक्ट में यार? तो हमारे रेस्पेक्ट में अर्थ इनर्शियल है। क्यों? क्योंकि जितना एक्सेलेरेशन अर्थ का है उतना ही हमारा है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है। वह जिस वेलोसिटी से, जिस भी एक्सेलेरेशन से हम घूम रहे हैं वो सारा अर्थ के पास है, हमारे पास भी वही है, तो हमारे लिए तो इनर्शियल है। लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में वो नॉन इनर्शियल है। जैसे पिछले सालों में कभी नीट में जेईई में क्वेश्चन आया था, अर्थ इज स्ट्रिक्टली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो इट इज नॉन इनर्शियल क्योंकि घूम रही है, और घूमते ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो ये आपको समझना होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें किताबों में कि एक ही फ्रेम एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, इनर्शियल है, दूसरे के लिए नॉन इनर्शियल है, ठीक है, और दो फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल हो सकती हैं और तीसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनर्शियल हो सकती हैं। तो ये थोड़े घुमाने से क्वेश्चन होते हैं, रखे हैं किताबों में, देख सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉ, इसमें फर्स्ट लॉ वैलिड है, इसमें वैलिड नहीं है। ये कैसे, इसको देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है अभी कि जब भी किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, नहीं दोबारा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर फोर्स लगाओगे तो चलेगा, और फोर्स हमें जनरली पता लगता है कि ये फोर्स है, कॉज हमें पता होता है कौन सा फोर्स को क्रिएट हो रहा है यहाँ। लेकिन कुछ ऐसा देखो, जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है, और ये ट्रॉली के अंदर एक बैग रखा हुआ है, ठीक है, और ये कैमरा है, ठीक है, एक बाहर है, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वर हुए, एक बाहर है और एक ये ट्रॉली ऐसे जा रही है, नीचे स्मूथ सरफेस है, मतलब ट्रॉली पर ये लगा लो, इस पे बैग के नीचे मान लो, ठीक है, ट्रॉली के अंदर बैग रखा हुआ ग्राउंड पे, उसमें पहिए लगे हुए, तो अचानक ट्रॉली को आगे एक्सेलेरेट करो, तो कुछ देर बाद का फोटो होगा ट्रॉली का ऐसा ऐसा, है ना, और मान लो यहाँ इस कैमरे के नीचे है, अब कहाँ पहुँच गया होगा बैग, ऐसे कुछ। ये तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा खिसक जाएगा नहीं अगर ये ट्रॉली एक्सेलेरेट हो जाए तो, ठीक है। अब देखो इस आदमी से पूछते हैं हम, भाई ऐसा क्यों हुआ कि ये बैग उसमें ट्रॉली में पीछे क्यों खिसक रहा है? तो वो बोलेगा इनर्शिया की वजह से, कि गाड़ी एक्सीलेट हो गई तो जो बॉक्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, तो वो मोशन का अपोज कर रहा है तो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे बोलेगा ना। आप सोचो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहा है? वो इनर्शिया के अकॉर्डिंग बोल रहा है, फर्स्ट लॉ बोल रहा है वो, क्योंकि ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में सोचो, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कौन देख रहा है? ये कैमरा। अगर इस रिकॉर्डिंग को या इस कैमरे से कोई देख रहा है तो वो ट्रॉली के अंदर है, मतलब ट्रॉली की फ्रेम से रिलेटेड है, कैमरा तो ट्रॉली पे लगा है ना, उसको दिख रहा है एक बॉक्स पीछे जा रहा है, समझ रहे हो, दिख रहा है ना इसको। और उस रिकॉर्डिंग देखने वाले को हम ये ना बताएं कि ट्रॉली में लगा हुआ है कैमरा, वो दिखेगा यार एक बॉक्स चल रहा है अपने आप, तो बहुत सारे जंक्शन लेगा कि हो सकता है ट्रॉली के अंदर रखा हो, गाड़ी में रखा हो सकता है इसमें रस्सी से खींचा जा रहा हो, कोई दिख ना रही हो रस्सी, हो सकता है इसमें नीचे मोटर लगी हो, कोई चला रहा हो, तो वो देख रहा है कि यार बिना फोर्स के कोई मोशन हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फेल हो रहा है। तो ये आपने इसी सिचुएशन को बाहर खड़े होकर तो समझा दिया अर्थ के रेस्पेक्ट में,
लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में नहीं आप समझा पा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा फोर्स है जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ फर्स्ट लॉ फेल हो गया। ठीक है, अब सर ये फेल हो गया तो इसको पास कैसे करेंगे? तो पास तब करेंगे जब हम इसकी सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, आगे चल के हम सिचुएशन देखेंगे, इनको फोर्स को यहाँ को एक झूठा फोर्स मानना पड़ता है जिसमें बोलते हैं सीडो फोर्स, तो उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आज की क्लास में बेसिक लॉ के इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था बच्चों। इसके बाद सेकेंड लॉ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट लॉ होता है रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब इससे आप फर्स्ट और थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए इसको रियल लॉ बोलते हैं। और ये कहता है कि जैसे देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करो तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स है तो कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो कम टाइम में ज़्यादा स्पीड अप कर जाएगा, ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, momentum is directly proportional to applied force। देखो बच्चों, ज़्यादातर आप ऐसे पढ़ते हैं कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लिख लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम तब चेंज होगा जब फोर्स होगा, तो फोर्स पे डिपेंड करता है मोमेंटम इन चेंज, रेट इन चेंज इन मोमेंटम। तो थियोरेटिकली ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे भाई होता है डिमांड और सप्लाई, पहले डिमांड आएगी तभी तो सप्लाई आएगी, तो पहले फोर्स आएगा तब मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली जनरली हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली तो x प्रोपोर्शनल टू y, y प्रोपोर्शनल टू x सेम है, लेकिन लॉजिकली ये दोनों बातें बिल्कुल अलग होती हैं। तो लॉजिकली हमने बिल्कुल सही लॉजिक लिखा है कि फोर्स आएगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें जनरली ऐसे ही लिखा होता है, जैसे हमने लिखा है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है k, और एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है कि k हो जाता है 1, तो dp/dt। ठीक है, इसी को फोर्स को ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप लोअर क्लासेस में ऐसे ही लिखते थे, ΔP/ΔT, मतलब ज़्यादा फोर्स तो कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम में चेंज, है ना। और ऐसे ΔP/ΔT भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। ये इंस्टेंटेनियस बता देता है और ये एट दैट मोमेंट, मतलब ये किसी इंटरवल का एवरेज आ जाता है। तो ये सेकेंड लॉ है। अब इसको देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अगर मैं फोर्स और dp/dt के बीच में ग्राफ बनाऊं तो बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये भी कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली ये डिफाइन किया गया होगा ऐसे। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, इसे मैं रब कर देता हूं बच्चों। ठीक है, जैसे F = dp/dt, dp/dt ऐसे, तो d/dt ऑफ p की जगह क्या लिख सकते हैं, mv। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जनरली मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन ना हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, m dv/dt प्लस v dm/dt। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट में क्या होता है बच्चों, मास कांस्टेंट होता है, तो dm/dt क्या हो जाएगा, 0 जनरली। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो F = m dv/dt, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो F = ma, ये इसका एक पार्ट हुआ जब मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो बच्चों F = ma होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो उसका एक केस हुआ जब मास कांस्टेंट है, जैसे रॉकेट वगैरह होते हैं वहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए एप्लीकेबल है ये।
ठीक, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको भी खैर लिखना होगा, ओनली फॉर सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। और दूसरी बात, ये जो F है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स भी हो सकते हैं किसी सिस्टम के, उनको भी समझाऊंगा थर्ड लॉ में। तो यहाँ जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट। देखो इसको भी समझ लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे फोर्स जीरो कर दूं मैं, एक्सटर्नल जीरो, तो dp बाई डी टी जीरो, तो इसका मतलब क्या है, p क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे, अभी जस्ट बता दिया मैंने, यूज आगे करेंगे इसको, ये पूरा चैप्टर अपने आप में, ठीक है, कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। भाई आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो वो अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो m इंटू ए इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो फोर्स लगाने के लिए वेलोसिटी वेरिएबल करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत होती है, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अभी मैं आपको इन दोनों लॉ को, फर्स्ट को और थर्ड को वेरीफाई करा के दिखाऊंगा सेकेंड लॉ से। तो जो सेकेंड लॉ में बात हमने समझी, वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो F इक्वल टू ma लिख सकते हैं उसका, है ना, और फोर्स एक्सटर्नल लिखा जाएगा। अब देखो इसके बाद हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। बच्चों जब मैं पढ़ता था तुम्हारी तरह क्लासेस में तो मुझे थर्ड लॉ बड़ा प्यारा लगता था और इजी लगता था, ठीक है, बस रटा था, एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। लेकिन बाद में पता लगा यार ये बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब समझते हैं क्यों। देखो न्यूटन थर्ड लॉ, ओए क्या लिखते हैं, थर्ड लॉ, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स बच्चों कूलम फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, कोई भी फोर्स हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मैग्नेटिक हो सकता है, ऐसे दो मैग्नेट है, कोई भी फोर्स हो, तो ये मैंने लिखा ये अट्रैक्ट है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब बी ए को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे। अगर रिपल्सिव है तो ये जैसे दो नॉर्थ नॉर्थ पोल, दो सिमिलर काइंड चार्ज, तो रिपेल करेंगे, मतलब ये फोर्स कोई सा भी हो सकता है, और ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, समझा बच्चों, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इक्वल एंड अपोजिट। इस केस में भी देख लो, ये लेफ्ट में लग रहा है तो ये राइट में, ये लेफ्ट में लग रहा है, सॉरी ये राइट में लग रहा है तो ये लेफ्ट में, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज, ठीक है। अब इनकी स्पेशल बातें क्या है इन एक्शन रिएक्शन की। सबसे पहले ये ऑलवेज एक्ट, यहां से एक बात पता लग रही है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स, एक्ट इन पेयर्स, ठीक है, हमेशा पेयर में लाई करता है। भाई एक्शन है तो रिएक्शन है। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है और ये मून है, तो मून को अट्रैक्ट किया अर्थ ने किसी फोर्स से, तो उतना ही फोर्स अर्थ पे लगेगा तो ये वाला लगेगा, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे लग गए तो इसका तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा, है ना, तो फिर तो कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाएगा। आप बस को धक्का दे रहे हो, ट्रॉली को धक्का दे रहे हो, जितना फोर्स आपने ट्रॉली पे लगाया
ट्रॉली पे उतना ही अपोजिट लग गया, तो दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग गए। मतलब देखो, आपने सोचा कि इसे धक्का देना है ट्रॉली को, तो इस पे एफ लगा आगे की तरफ और यही रिएक्शन इस पे पीछे लग गया। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग जाएं तो कभी भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, यहाँ एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट लगते हैं। आपने ट्रॉली पे फोर्स लगाया, ठीक है, आगे की तरफ, तो ट्रॉली ने आपके हाथों पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। आप अगर बैट को हिट करते, सॉरी बॉल को हिट करते हो बैट से ऐसे, तो जितना फोर्स आपने बॉल पे लगाया, बॉल ने आपके बैट पे उतना ही फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो बॉल ज़्यादा दूर क्यों जाती है, क्योंकि अभी समझेंगे इस बात को, इसमें मास की बात है। जिसका मास ज़्यादा होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलेरेट होगा, ठीक है। जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सेलेरेट होगा। अब जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, मैंने आपको बता दिया भाई हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये नोबिता है और ये जियान है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट इसका मास m, इसका 8m, तो इनके बीच में फोर्स है F, ठीक, इनके बीच में फोर्स है F। तो अगर भाई कोई नहीं, आपको बताना है, मुझे बताओ जियान ज़्यादा, नोबिता ज़्यादा फोर्स लगाएगा या जियान? मतलब इन दो में ये हैवी है, कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? तो हो सकता है आपका आंसर आ रहा हो ये ज़्यादा लगाएगा, लेकिन नहीं, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम, इक्वल एंड अपोजिट हमेशा। तो फिर सर ये तो ऐसे तो कोई भी नहीं हारेगा। लेकिन सोचो, मान लो इसका एक्सेलेरेशन a1 है, तो a1 कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, तो इसका मास कम है तो ये ज़्यादा एक्सेलेरेट हो जाएगा, इधर गिर जाएगा। उसका मास ज़्यादा है, यहाँ मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन कम। ऐसी ही हमारी अर्थ है, मैंने एक चौक को छोड़ दिया, अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूँ तो नीचे गिर जाएगी, तो अर्थ ने इस पर नीचे फोर्स लगाया, तो ये अर्थ, ये भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगाएगी, लेकिन ये अर्थ को उठा नहीं सकती, क्यों, फोर्स तो सेम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। तो इसलिए अर्थ ऊपर नहीं उठती। अब देखो बच्चों, ये बात हमने समझी। साथ में एक और बात पढ़ी कि हर एक्शन का, मतलब एक्शन रिएक्शन ना एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट था, मैंने मिटा दिया वो। जैसे हमने सोचा हम दीवार पे मुक्का मारेंगे और हाथ हटा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जब दीवार पे मुक्का मारोगे उसी टाइम आपके हाथ पे फोर्स लगेगा। एक्शन रिएक्शन एक साथ ही होते हैं। आज अर्थ ने मून को अट्रैक्ट करा, मून अर्थ को कल अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ समझना है आपको थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट टुगेदर, मतलब एक साथ लाई करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह भी नहीं सकते कि ये एक्शन है या रिएक्शन है। आपने फुटबॉल को किक किया, तो जितने जब आपने फोर्स लगाया तभी फुटबॉल में आपने आपके पैर पर रिएक्शन लगाया। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन है या रिएक्शन है, ठीक है। तो ये न्यूटन के 3 लॉ पढ़े आपने, इनका कैसे इस्तेमाल करना है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको एक बेसिक सी बात जो आपको जनरल स्कूल में पूछी जाती है कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड लॉ अप्लाई करके बताओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ बाय सेकेंड लॉ, ठीक है। पहले सेकेंड लॉ समझा से फर्स्ट लॉ समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा F इक्वल टू ma होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर एक्सेलेरेशन F 0 हो जाए देन एक्सेलेरेशन 0। एक्सेलेरेशन 0 का मतलब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो सोचो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या 0 है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर फोर्स आ गया तो ही वेलोसिटी वेरिएबल होगी। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ में कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलेरेट करने के लिए, वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। वही तो सिंबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो गया कि अगर फोर्स नहीं लगाया तो वेलोसिटी 0 है, और अगर फोर्स लगाया तो एक्सेलेरेशन होगा ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है। सोचो इस बात को, भाई आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पता लग रहा है कि अगर फोर्स 0 हो जाए एक्सटर्नल तो वेलोसिटी 0 हो जाती है या कांस्टेंट रहती है। तो वही बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है जब फोर्स 0 है, अगर फोर्स लगाओगे तो बदलेगी। तो दैट इज फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकेंड लॉ को थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। देखो बच्चों, जैसे दो मास हैं m1 m2,
ठीक है, इन पे फोर्स लगा रहे हैं F12 और F21 एक दूसरे पे, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। अगर इसे सिस्टम मान लो, इसे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो देखो F12 किस पे लग रहा है, इस पे, तो इसका मोमेंटम में चेंज आएगा डेल्टा P1 बाई डेल्टा T, ठीक है। और F21 से सेकंड पे लग रहा है ना बाय फर्स्ट, F12 है फोर्स ऑन 1/2 ड्यू टू 2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये डेल्टा P2 बाय डेल्टा T ऐसे लिखा। देखो इन दोनों को जोड़ दो, F12 प्लस F21, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आप डेल्टा की बजाय डी लिख दो, ज़्यादा बढ़िया सुविधा रहती है इससे, डी ऐसे, तो डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2, ठीक है, जोड़ दिया। आपको पता है F12 इक्वल टू माइनस F21 होता है, याद रखो, माइनस F21 भाई पढ़ा है ना थर्ड लो, ठीक है। ओ ये तो लिख ही नहीं सकते हम ये तो थर्ड लो हो जाएगा यूज। देखो एक बात सोचो, यहाँ एज एक्सटर्नल फोर्स इज 0 है ना, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मैंने क्या सिखाया था अभी कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट है ना, बोलो। तो ये dp बाई dt क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, 0 नहीं हो जाएगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे आप, इंटरनल फोर्स है इनके, तो पूरे सिस्टम के एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये आ गया F12 प्लस F21, तो यहाँ से क्या आएगा F12 माइनस F21। तो इसका मतलब यहाँ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बात प्रूव हो रही है ना, थर्ड लॉ प्रूव हो रहा है कि एक्शन एक पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे का वो इक्वल एंड अपोजिट है, यही थर्ड लॉ था। तो याद करो हमने क्या स्टेप लगाए, फोर्स चेंज इन मोमेंटम, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है। तो हमने पढ़ा है मोमेंटम तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स होता है, सेकेंड लॉ यही था। तो इसका मतलब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पी कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट हो मोमेंटम तो जीरोस का डिफरेंशिएशन, भाई कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे मोमेंटम को, और सॉरी फोर्सेस को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अगली क्लास। थैंक यू बच्चों, बाय।